आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं महासागर निक्षेप की। समुद्र विज्ञान की ये जो सीरीज चल रही है उसमें मैं सारे सब्जेक्ट को, सारे चैप्टर्स को, जितने भी टॉपिक्स हैं वो मैं कवर करा रहा हूँ। 2-3 चीज़ें और इसमें बच गई हैं जिसको कि मुझे पढ़ाना है आपको, ठीक है। तो इसमें से जो महासागरीय निक्षेप है उसका बहुत बड़ा रोल होता है और क्वेश्चन वहाँ से आता है, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे कि निक्षेप क्या होता है, यानी कि ओशियानिक डिपॉजिट्स क्या होते हैं, ठीक है। देखिए, समुद्रों में, महासागरों की तली पर, ठीक है, तली पर जो पदार्थ होते हैं, जो अवसाद जमा होते हैं, महासागरों की तली पर जो अवसाद जमा हो रहे हैं, ऐसे अवसादों को महासागरीय निक्षेप कहते हैं। अब ये अवसाद, निक्षेप, कुछ पदार्थ जो जाकर के महासागरों की तली पर बैठ जाते हैं, आखिर वो आते कहाँ से हैं, कौन कौन से होते हैं, किधर से आते हैं, ठीक है, उसका स्रोत क्या है आने का, इन सभी चीजों पर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो स्रोत है, अगर हम महासागरीय निक्षेपों की बात करें तो महासागरीय निक्षेपों को कई प्रकारों में बांटा जाता है। उसमें से पहला है स्थलीय या भूमिज निक्षेप। भूमिज निक्षेप, ठीक है। स्थलीय या भूमिज निक्षेप जो स्थलों से आने वाला निक्षेप होता है, जो भूमि से चल करके महासागरों में आ रहा है, जो स्थल भाग से चल करके महासागरों में आ रहा है, ऐसे निक्षेप को स्थलीय या भूमिज निक्षेप कहते हैं। स्थल भाग से महासागरों में जो निक्षेप आता है उसके आने के दो कारण हो सकते हैं। पहला तो नदियों के द्वारा आ सकता है और दूसरा वायु के द्वारा आ सकता है, यानी कि स्थल खंड से नदी प्रवाहित हो रही है, वो ला करके महासागर में छोड़े निक्षेपों को, नहीं तो फिर वायु क्या करे कि उड़ा करके लाके उसको महासागर में डाले। तो इस प्रकार से जो भूमिज निक्षेप होते हैं उनके आने का स्रोत दो होता है, ठीक है। इन निक्षेपों के भी 3-4 प्रकार हैं जिसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। फिर दूसरा है ज्वालामुखी निक्षेप। ज्वालामुखी निक्षेप। तीसरा प्रकार है जैविक निक्षेप का। जैविक निक्षेप। और चौथा प्रकार है अजैविक का। चार प्रकार के निक्षेपों को यहाँ पर हम आपसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्थलीय निक्षेप या भूमिज निक्षेप, दूसरा है ज्वालामुखी निक्षेप, तीसरा है जैविक निक्षेप और चौथा है अजैविक निक्षेप की बात करेंगे, ठीक है। एक बायोटिक और दूसरा अबायोटिक डिपॉजिट की बात करने वाले हैं। सबसे पहले स्थलीय निक्षेपों की कुछ प्रकार हैं, इन प्रकारों को देखेंगे, ठीक है। कौन कौन से स्थलीय निक्षेप हैं, देखिए। पहला है बजरी। पहला निक्षेप है बजरी, ठीक है। बजरी की जो साइज है वो 2 mm से लेकर के 256 mm तक होती है, यानी कि मिलीमीटर तक होती है। बजरी की जो साइज है वो 2 mm से लेकर के 256 mm तक होती है। बजरी को कई भागों में बांटा जाता है। बजरी के कई भाग हैं, जैसे पहला है गोलाश्म। गोलाश्म की साइज पूछ लेता है ना। गोलाश्म को कहते हैं बोल्डर। गोलाश्म को कहते हैं बोल्डर। आराम से इसको पढ़ेंगे, नोट करिएगा। गोलाश्म की जो साइज है, गोलाश्म की साइज होती है 200, बोल्डर ये होता है 256 मिलीमीटर प्लस, यानी कि 256 मिलीमीटर से भी ज्यादा। उसके बाद आता है गोलाश्मिका। गोलाश्मिका, इसको इंग्लिश में कहते हैं गोलाश्मिका, इसको कहते हैं कॉबल। इसकी जो साइज है वो है 64 mm से लेकर के 256
mm तक की साइज इसकी होती है। तीसरा है गुटिका यानी कि पेबल। गुटिका की साइज 4 mm से लेकर के 63 mm तक होती है। नोट करते रहिएगा, यही एग्जाम में पूछ लेता है, इनका क्रम पूछता है। चौथा है कड़िका। कड़िका को इंग्लिश में ग्रेन्यूल कहते हैं। इसकी साइज 2 से लेकर के 3 mm तक की होती है। ठीक है, इसकी साइज 2 से 3 mm तक होती है। बजरी को 4 भागों में बांटा जाता है। बजरी के 4 प्रकार हैं, गुलाश्म, गोलाश्मिका, गुटिका और कड़िका, यानी कि बोल्डर, कॉबल, पेबल एंड ग्रेन्यूल। साइज भी इसकी आप देख लीजिएगा। ठीक है, गोलाश्म बोल्डर क्या होते हैं 256 mm से प्लस हुआ, यानी कि जिनका व्यास 256 mm से ज्यादा होता है। इधर का जो मैंने लिखा है वो इनके व्यास को लिखा है कि इनका व्यास 256 mm से ज्यादा होता है। दूसरे नंबर पर आती है गोलाश्मिका कॉबल, 64 mm से 256 mm के बीच में इनका व्यास होता है। गुटिका पेबल होती है 4 mm से 63 mm के बीच में इनका व्यास होता है। और कड़िका होती है 2 mm से 3 mm तक का इनका व्यास होता है। ठीक है ना, बजरी आपने देखा होगा जो छोटी छोटी गिट्टियां होती हैं रोड वगैरह पे, उसी टाइप के जो निक्षेप होते हैं। ठीक है, स्थलीय भूमि जो भूमि से महासागरों में जाते हैं, जो भूमि से महासागरों में जाते हैं, उनके छोटे छोटे जो कण होते हैं उनके साइज की बात की जा रही है कि इतना mm तक उनका जो है कि साइज होता है। ठीक, तो ये तो बजरी हो गया पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर अगर बात करेंगे तो रेत आता है। ठीक है, बजरी को इंग्लिश में कहते हैं ग्रेवल। ग्रेवल बजरी होती है ग्रेवल। दूसरे नंबर पर रेत की बात करेंगे, रेत को कहते हैं सैंड। ठीक है, देखिए रेत में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, रेत के भी बहुत से प्रकार होते हैं छोटे बड़े, लेकिन इनकी कोई साइज समझ में एग्जैक्ट नहीं आती है। तो रेत है, यानी कि बालू, सैंड की बात कर रहे हैं। ठीक है, रेत के बाद बात करेंगे तीसरे नंबर पर है सिल्ट। ठीक है, SILT सिल्ट है। चौथे नंबर पर है मृत्तिका। ठीक है, क्ले, इसको चिकनी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। और 5वें नंबर पर है पंख, यानी कि मड। ठीक है, तो इन सभी को देखेंगे। देखिए इसमें से अगर हम सिल्ट की बात करें तो सिल्ट का मतलब गाद भी होता है, सिल्ट को गाद के नाम से भी जानते हैं। जो नीचे जा करके बैठ जाता है ना सड़ा गला अवशेष, उसको सिल्ट के नाम से जानते हैं। इसकी साइज भी आप जान लीजिए, पूछ लेता है। ठीक है, इसकी साइज होती है 1/17 से लेकर के 1/256 mm तक का इनके कड़ों का व्यास होता है। ठीक है, सिल्ट के कड़ों का व्यास 1/17 से 256 mm तक का होता है। मृत्तिका की अगर बात करेंगे तो इनके कड़ों का जो व्यास होता है वो 1/257 से लेकर के 1/8192 mm तक होता है, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये बात हो गई सिल्ट और मृत्तिका की। जो पंख होता है, जो मड होता है ना, मड के जो कण होते हैं वो मृत्तिका से भी छोटे होते हैं, यानी कि बहुत महीन होते हैं। तो यहाँ तक की जानकारी आपको रखनी है। इन चीजों के बारे में जो है कि UGC नेट के एग्जाम में पूछ लिया जाता है। क्लियर है इतना? आइए आगे देखते हैं। तो अब हम देखेंगे कि पंख क्या होता है। ठीक है ना, पंख क्या होते हैं। तो पंख से भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है और बार बार पंख को पूछ लिया जाता है। क्लियर है? आइए, तो पंख के बारे में जब हम समझते हैं तो पंखों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटते हैं। ठीक है, यहाँ मैं इसको नोट कर रहा हूँ। पंखों को 3 भागों में बांटते हैं। एक होता है नीला पंख, दूसरा है लाल पंख और तीसरा है हरा पंख। ठीक है, नीला पंख, लाल पंख और हरा पंख मड। ठीक है, ब्लू मड, रेड मड एंड ग्रीन मड। ये पंख को 3 भागों में बांटा जाता है, नीला पंख, लाल पंख और हरा पंख। क्लियर है? तो सबसे पहले हम समझते हैं जो पहला वाला पंख है नीला पंख, उसको समझते हैं।
ठीक ना। देखिए जो लोहे के सल्फाइड होते हैं, लोहे के सल्फाइडों में नीली पंख पाई जाती है, यानी कि लोहे के सल्फाइड जब होते हैं तो लोहे के सल्फाइडों के कारण ऐसे पंख का जो कलर होता है वो नीला हो जाता है, तो इसको नीली पंख के नाम से जानते हैं। इसमें लिख सकते हैं लोहे का सल्फाइड, सल्फाइड होता है जिसके कारण इसका रंग नीला हो जाता है, और इसमें जो चूना होता है ना, चूने की मात्रा, ठीक है, या ऐसे लिखते हैं चूना, इसमें चूना कितना होता है भाई 35%। ये एग्जाम में पूछता है, नीला पंख में चूना कितना होता है 35% होता है, और नीला पंख अटलांटिक महासागर में, आर्कटिक महासागर में, भूमध्य सागर में यानी कि रूम सागर में, और बंद सागरों में सबसे ज्यादा पाया जाता है। यानी कि जहां पर लैंड लॉक है या जो कंजस्टेड एरिया है, खुला महासागर नहीं है, वहां पर नीला पंख सबसे ज्यादा पाया जाता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि प्रशांत महासागर में सबसे पाया जाता है या बंद सागरों में पाया जाता है, तो आपका उत्तर होगा कि नीला पंख जो है बंद महासागरों में या बंद सागरों में पाया जाता है। क्लियर है। चलिए उसके बाद बात करेंगे लाल पंख की। इसमें लोहे का ऑक्साइड होता है, लाल पंख में लोहे का ऑक्साइड होता है, ठीक है, और लाल पंख में लोहे का ऑक्साइड होता है। क्लियर है। इसमें चूना 32% पाया जाता है, ठीक है। जो कैल्शियम, चूना का मतलब क्या, कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो अंश होता है या चूने का अंश होता है वो 32% पाया जाता है। लाल पंख सर्वाधिक येलो सागर में यानी कि पीत सागर में, येलो सी में पाया जाता है, और उसके बाद ब्राजील के तट पर भी ये पाया जाता है। क्लियर है। तो इस बात को आप समझिएगा। इसके बाद बात करेंगे हरे पंख की, ठीक है। हरे पंख की बात करते हैं। हरे पंख में सबसे पहले बात कर ले चूना की। हरे पंख में चूना 50% तक पाया जाता है, हरे पंख में चूना 50% तक पाया जाता है। और इसके अलावा इसमें ग्लाइकोनाइट होता है, ग्लाइकोनाइट होता है, ठीक है, 7 से 8% तक, 7 से 8% इसमें ग्लाइकोनाइट होता है। ग्लाइकोनाइट एक प्रकार के आप कह ले कि पदार्थ है, और ग्लाइकोनाइट के कारण ही इसका रंग हरा हो जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए जो हरा पंख है, हरा पंख कितनी गहराई पर पाया जाता है। ये दोनों तो कहीं भी पाए जा सकते हैं, ठीक, गहराई पर भी और ऊपर भी, तटों के पास भी, छिछले सागरों में भी पाए जा सकते हैं। लेकिन हरा पंख जो है, नोट कर लीजिएगा, हरे पंख जो है 100 से 900 फैदम, ठीक है, 100 से 900 फैदम की गहराई पर हरे पंख पाए जाते हैं। तो उम्मीद है कि ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। थोड़ा सा आंकड़ा महासागरीय निक्षेप को जब हम पढ़ते हैं तो आंकड़े ज्यादा होते हैं और चीजों को याद रखना पड़ता है, ठीक है। तो चीजों को आप आसानी से याद रख पाएंगे, इसको समझ पाएंगे। क्लियर है। तो आंकड़ा भी आपको याद रखना है, इसमें याद करने के लिए चीजें अधिक से अधिक है, ठीक है ना। समझते जाइए, याद करते जाइए। अब हम बात करेंगे ज्वालामुखी निक्षेपों की। देखिए ज्वालामुखी निक्षेप क्या है। ज्वालामुखी से निक्षेप पदार्थ, ऐसे तत्व, ऐसे कण, ऐसे पदार्थ जो ज्वालामुखी से निकलते हैं और महासागरों में चले जाते हैं। ज्वालामुखियां मुख्य रूप से प्रशांत महासागर के चारों तरफ पाई जाती हैं और अन्य महासागरों के किनारों पर सबसे ज्यादा पाई जाती हैं। तो महासागरों से, ज्वालामुखियों से जो पदार्थ महासागरों की तली में जाता है उसको कहते हैं ज्वालामुखी निक्षेप, ठीक है। क्लियर हो गया। अब बात करेंगे जैविक निक्षेप की। जब जैविक निक्षेप की बात करते हैं तो जैविक निक्षेप में दो चीजें आती हैं, ठीक है ना। अगर ये क्लियर हो गया तो आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप पास करके नोट करते रहिए। देखिए स्क्रीनशॉट वाली जो सिस्टम है वो ज्यादा दिन तक काम नहीं करता है। जब भी आप पढ़िए तो उसको हाथ से लिखते जाइए, नोट करते जाइए, वो ज्यादा फायदा करता है, ठीक ना। वो अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। लिखना, पढ़ना और सुनना एक ही साथ करेंगे, कई ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग आप एक साथ करेंगे तो वो अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। तो ये चीज आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा मिटा करके फिर जैविक निक्षेपों को डिटेल में पढ़ा जाएगा। क्लियर है। तो देखिए अब हम बात करेंगे जैविक पदार्थों की, ठीक है। जैविक निक्षेप की बात करेंगे। हमने स्थलीय भूमि निक्षेप बता दिया, फिर हमने आपको ज्वालामुखी निक्षेप बता दिया कि ज्वालामुखियों से निकलने वाला जो निक्षेप होता है वो ज्वालामुखी निक्षेप होता है। इसके भी दो स्रोत हैं, ये भी पानी के द्वारा बहा करके आएगा और पवन उड़ा करके इसको महासागरों में डालेगी, तो ये भी दो प्रकार से लिया जाएगा, ठीक है। आएगा
महासागरों में, तो इसमें बहुत ज्यादा कोई डिवाइडेशन होता नहीं है, सिर्फ ज्वालामुखी निक्षेप है। यह भी नीले पंख की तरह होता है, नहीं तो काला भूरा होता है। अब बात करते हैं जैविक निक्षेप की, तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर लिख लेता हूँ, ठीक है। जैविक निक्षेप, जैविक निक्षेप, ठीक है। बायोटिक डिपॉजिट की बात करते हैं। जैविक निक्षेपों को सबसे पहले दो भागों में बांटते हैं। पहला भाग है इसका तलवासी, पहला भाग है तलवासी या नेरेटिक, तलवासी या नेरेटिक निक्षेप। दूसरा होता है अगाध सागरीय, अगाध सागरीय या पैलेजिक निक्षेप, पैलेजिक निक्षेप, ठीक है। अगाध सागरीय या पैलेजिक निक्षेप होता है। जैविक निक्षेपों को कार्बनिक निक्षेप भी कहते हैं। इन्हें कार्बनिक निक्षेप के नाम से भी, कार्बनिक निक्षेप के नाम से भी इनको जानते हैं। क्लियर है? आइए, तो ये हो गया दूसरा। सबसे पहले बात करते हैं तलवासी या नेरेटिक पदार्थों की। तलवासी या नेरेटिक पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जो सागर के ऊपरी भाग में पाए जाते हैं, और अगाध सागरीय या पैलेजिक निक्षेप वो निक्षेप होते हैं जो गंभीर सागरीय मैदानों में पाए जाते हैं, यानी कि सागरों के गंभीर वाले भाग में पाए जाते हैं। मुख्य रूप से नेरेटिक पदार्थ में, नेरेटिक निक्षेपों में ऐसे निक्षेपों के जीव आते हैं जो सागर के ऊपरी भाग में रहते हैं, यानी कि जैसे मोलस्का, मोलस्का के जीव हो गए, अम्ल प्रधान, चूना प्रधान प्लस वनस्पतियां, मोलस्का संघ के जीव, अम्ल प्रधान जीव, चूना प्रधान वाले जीव और वनस्पतियां, ये सब जो महासागरों के ऊपरी तल पर होती हैं, तलवासी होते हैं, इनके मरने से ये जब नीचे जाते हैं तो नेरेटिक पदार्थ बनते हैं। इनके अस्थि पंजरों से नेरेटिक पदार्थ बनते हैं। अब बात करेंगे अगाध सागरीय या पैलेजिक निक्षेपों की। इन निक्षेपों को दो भागों में बांटा जाता है। इन निक्षेपों के दो भाग हैं, ठीक है। पहला है जो, देखिए ये क्या होते हैं ना कि इनको उज भी कहते हैं, बताएंगे भी। पहला लिख लेते हैं, एक है आपका चूना प्रधान, चूना प्रधान, ठीक है। और दूसरा है सिलिका प्रधान, सिलिका प्रधान दूसरा, यानी कि एक में चूना ज्यादा पाया जाता है और दूसरे में सिलिका ज्यादा पाया जाता है। क्लियर है? ये होते हैं अगाध सागरीय पैलेजिक निक्षेप। तो अब बात करेंगे, इनको उज भी कहते हैं, इनको जो है कि उज भी कहते हैं, उज, उज के नाम से भी इनको जानते हैं। तो अब बात करेंगे चूना प्रधान निक्षेपों की, कि चूना प्रधान निक्षेप क्या होते हैं। क्लियर है? देखिए, ये पंख के रूप में होते हैं और मुख्यतः शैवालों से निर्मित होते हैं। चूना प्रधान को भी हम दो भागों में बांटते हैं, चूना प्रधान उज, ठीक है, जो कैलकेरस उज होते हैं, इनको दो उज लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक ना। तो इनको दो भागों में बांटते हैं। तो एक इसमें से होता है टेरोपाड उज, टेरोपाड उज, और एक होता है ग्लोबिजेरिना, ठीक है। एक होता है टेरोपाड और दूसरा ग्लोबिजेरिना, ठीक ना। देखिए, ध्यान दीजिए, जो टेरोपाडूज होते हैं इनमें जो कैल्शियम होता है ना, यानी कि चूना होता है 80% होता है। ये बहुत गहराई पर नहीं पाए जाते, ठीक ना। 80% होते हैं, बहुत गहराई पर इसलिए नहीं पाए जाते क्योंकि टेरोपाड वाले चूना प्रधान है तो यह जल में जल्दी घुल जाते हैं ना। 80% इसमें चूना होता है, जल्दी जल में घुल जाते हैं, तो ये कम गहराई पर पाए जाते हैं, ठीक। 1000 फैदम से 2000 फैदम की गहराई पर पाए जाते हैं, ठीक है। टेरोपाड एक जीव है और इसी टेरोपाड जीव के कारण, इसी टेरोपाड जीव के कारण जो है कि इसका निर्माण होता है, ठीक है। इसमें एक चीज और नेरेटिव में नोट कर लीजिएगा
यहाँ पर एक जीव होता है रेडियोलेरिया। रेडियोलेरिया नेरेटिक पदार्थों में शामिल किए जाते हैं, ठीक ना। रेडियोलेरिया की बात कर रहे हैं, रेडियोलेरिया नेरेटिक पदार्थों में शामिल किए जाते हैं, क्लियर है, उसको आप मेंशन कर लीजिएगा। अब यहाँ पर पाए जाते हैं टेरापॉड्स, जो कि टेरापॉड एक क्या है, यह जीव भी है, टेरापॉड एक जीव भी है, क्लियर है। चलिए अब बात करेंगे ग्लोबिजेरिना की। तो ग्लोबिजेरिना भी टेरापॉड भी मोलस्का के ही होते हैं, ठीक है ना, लेकिन ये गहराई में पाए जाने वाले हैं, पैलेजिक हैं। पैलेजिक का मतलब अगाध सागरी में है, गहराई में पाए जाने वाले हैं। ये नेरेटिक है तो ऊपर पाए जाते हैं, मोलस्का यहाँ भी है लेकिन ये ऊपरी तली पर होते हैं, ठीक है। जब सड़ते गलते हैं तो ये नीचे जाके बैठ जाते हैं, तो उनको शामिल करते हैं नेरेटिक में। और जो नीचे रहते हैं वो मरते हैं और नीचे ही चले जाते हैं, ठीक है, उनको शामिल करते हैं अगाध सागरी या पैलेजिक में। दो पार्ट है इनके, चूना प्रधान और सिलिका प्रधान। चूना प्रधान वाले में चूने की मात्रा ज्यादा होती है, जैसे ग्लोबिजेरिना। ग्लोबिजेरिना भी एक प्रकार का जीव है और इसमें जो चूने की मात्रा होती है, इसमें चूना होता है 64%, ठीक ना, इसमें चूना होता है 64%। तो इसको नोट कर लीजिएगा कि ग्लोबिजेरिना क्या है, चूना प्रधान है और ये पैलेजिक है, फिर जैविक निक्षेपों की श्रेणी में आता है। अब बात करेंगे सिलिका प्रधान की, ठीक ना। सिलिका प्रधान भी दो भाग में हम इसको बांटेंगे, ठीक। एक है रेडियोलेरियन, रेडियोलेरियन उज, ठीक है, रेडियोलेरियन उज। देखिए सिलिका प्रधान है, सिलिका प्रधान है तो इसका मतलब क्या है, ये सिलिका ज्यादा होगी और चूना की मात्रा इसमें कम होगी। तो चूने की मात्रा जब कम होती है, सिलिका ज्यादा होती है, तो ये जल्दी घुलता नहीं है। तो रेडियोलेरियन, इसमें चूना लगभग 4% तक ही होता है, बस, इससे ज्यादा नहीं होता है। रेडियोलेरियन जो होता है ना, वो रेडियोलेरिया जीव के कारण होता है, रेडियोलेरिया जीव के कारण होता है। इसका जो दूसरा पार्ट है वो होता है दूसरा वाला डायटम। तो डायटम नोट करिएगा, परीक्षा में पूछता है। ये सूक्ष्म पौधों से निर्मित है, यानी कि सूक्ष्म पौधों के अवशेष से बनता है, सूक्ष्म पौधों के अवशेषों से बनता है। डायटम सूक्ष्म पौधों के अवशेषों से निर्मित होता है, यानी कि सूक्ष्म जो सूक्ष्म पौधे होते हैं वो जब मरते हैं तो सड़ते गलते हैं, तो उनसे जो निक्षेप बनता है उसको डायटम कहते हैं, सिलिका प्रदान होता है। रेडियोलेरिया उज जीव होते हैं, रेडियोलेरिया जीव होते हैं, ये जब मरते हैं तो रेडियोलेरिया उज बनता है, ये भी सिलिका प्रदान होते हैं। बात समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। हमने कहा कि रेडियोलेरिया होते हैं, ये पैलेजिक वाले में शामिल किए जाते हैं, ठीक है। फिर हमने चूना प्रधान की बात की, टेरोपॉड और ग्लोबिजेरिना चूना प्रधान है, सिलिका प्रधान है रेडियोलेरियन और डायटम। ये चार चीजें क्लियर हो गई। ये चारों समाहित होते हैं किसमें, पैलेजिक में आते हैं, और पैलेजिक किसमें आता है, जैविक निक्षेपों की श्रेणी में आता है, क्लियर है। चलिए अब बात करेंगे अजैविक निक्षेपों की, जिसको अकार्बनिक पदार्थ भी कहा जाता है। अजैविक निक्षेप या उसको अकार्बनिक पदार्थों के नाम से भी जाना जाता है, क्लियर है। देखिए यहाँ पर मैं कुछ चीजें लिख रहा हूँ। अजैविक को मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये तो जैविक हो गया, ठीक है, उधर जगह नहीं है, यहाँ लिखते हैं अजैविक। इसको अकार्बनिक भी कहते हैं, अकार्बनिक भी कहते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले आती है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लाल मृत्तिका। लाल मृत्तिका यह 2700 फैदम से अधिक गहराई वाले भाग में मिलती है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे महासागरों की, तो 40 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री साउथ अटलांटिक में, ठीक है, तथा उत्तरी प्रशांत में तथा पूर्वी हिंद महासागर में पाई जाती है, ठीक है। लाल मृत्तिका बनती कैसे है, यह रासायनिक गतिविधियों के कारण बनती है। जब रासायनिक क्रियाएं होती हैं अन्य सभी में, ठीक है, तो कार्बन तो सब मर जाता है, तो कार्बन तो है नहीं। तो जब रासायनिक गतिविधियां होती हैं, जो बाहर से स्थलीय निक्षेप गए हैं, वो भी जो कुछ खनिज पदार्थ हैं अंदर जो पाए जाते हैं, उनसे क्रिया करके लाल मृत्तिका बन जाती है।
ध्यान दीजिएगा, लाल मृत्तिका ही महासागरीय निक्षेपों में अगर पूछे क्वेश्चन तो महासागरीय निक्षेपों में लाल मृत्तिका ही सबसे ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, लगभग 30.4% जो सभी निक्षेप होते हैं उसका लगभग 30% भाग जो है लाल मृत्तिका ही होती है। क्लियर है, 30% भाग ही, यानी कि याद रखिए सबसे ज्यादा लाल मृत्तिका पाई जाती है, यह गहराई में पाई जाती है। इसके अलावा अगर और हम बात करें तो विभिन्न प्रकार के विद्वानों ने महासागरीय निक्षेपों को कई प्रकारों में, कई भागों में बांटा हुआ है। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले हम पढ़ते हैं छिछले सागर के निक्षेप। ठीक ना, छिछले सागर के निक्षेप, यहां पर मैं लिख देता हूं, दिखाई दे रहा होगा अभी। छिछले सागर, ठीक ना, या फिर इसको हम कह सकते हैं नेरेटिक। ठीक है, इसमें आएगा बजरी, रेत और पंख। ये तीन चीजों को याद रखिएगा, ये केवल 100 फैदम तक पाए जाते हैं, ये केवल 100 फैदम तक पाए जाते हैं नेरेटिक में, बजरी, रेत और पंख। अगर पूछे कि 100 फैदम से गहराई में कौन है तो सबको याद रख लीजिए, सिर्फ बजरी, रेत और पंख को छोड़ दीजिएगा। पंख में अगर बात करेंगे तो 2 पंखों को छोड़ दीजिएगा। कौन से 2 पंख हैं भाई, हमने बताया था लाल पंख और नीला पंख। ठीक है, ये दोनों 100 फैदम से ऊपर पाए जा सकते हैं, लेकिन हरा पंख जो होता है वो 100 फैदम से ऊपर कभी नहीं पाया जाएगा। हरा फैदम हमेशा 100 फैदम से 900 फैदम तक पाया जाता है। ठीक है, गहराई में पाया जाता है। ठीक ना, तो छिछले सागर का हो गया ये, क्लियर। अब जो दूसरा इसमें वर्गीकरण करेंगे कि भूमि से कौन कौन जाते हैं, भूमिज निक्षेप कौन कौन से हैं। तो भूमि से जाने वाले कौन कौन से हैं भाई, देखिए बजरी इसमें लिखिएगा भूमिज में, रेत, पंख में तीनों प्रकार के पंख हो जाएंगे, लाल पंख, हरा पंख, नीला पंख, और एक और इसमें जुड़ेगा कोरल पंख। कोरल पंख भाई, जो प्रवाल होते हैं जब मरते हैं तो वहां से भी क्या होता है, वो सड़ करके, गल करके नीचे जो महासागरों की तली में जाते हैं, जाकर के बैठते हैं, तो कोरल पंख होते हैं। और इसके अलावा ज्वालामुखी निक्षेप, ये भी क्या है, भूमिज निक्षेपों की श्रेणी में आते हैं। देखिए ये मैं वर्गीकरण बता रहा हूँ, पढ़ाने को मैंने आपको पढ़ा चुका है कि क्या क्या कैसे कैसे होते हैं। वर्गीकरण में अगर पूछ दे, अगर ये पूछ दे कि क्या ज्वालामुखी भूमिज नहीं है, तो हाँ भाई है, भूमिज है। ठीक है, तो वो वर्गीकरण अलग है। और कुछ विद्वानों ने, जैसे जेनकिंस हैं, ये मैं वर्गीकरण किसका बता रहा हूँ भाई, आपको जेनकिंस का बता रहा हूँ, नोट ही कर लीजिए। जेनकिंस ने इसका वर्गीकरण किया है, तो जेनकिंस के अनुसार पूछे तो ये मत होगा, ये मत बताइएगा। जेनकिंस के अनुसार पूछे तो इस तरीके से चीजों को बताइएगा। वैसे पूछता है नहीं, बस ये कहता है किसने वर्गीकरण किया था, तो जेनकिंस ने किया था। क्लियर है, चलिए इसके बाद बात करेंगे पैलेजिक की, बात करेंगे। ठीक है, यहां पर लिख देते हैं पैलेजिक। पैलेजिक निक्षेपों को जेनकिंस ने, देखिए पहला हमने लिखा छिछले सागर का, दूसरा भूमिज, और तीसरा जो है कि पैलेजिक। पैलेजिक में लाल मृत्तिका, ठीक है, डाइटम, रेडियोलैरियन ऊज। देखिए पैलेजिक में क्या क्या आ जाएगा, गंभीर सागरीय में भाई, यहाँ पैलेजिक है, पैलेजिक में ये सब आ जाएगा। ठीक है, टेरोपाडूज आ जाएगा, ग्लोबिजेरिना आ जाएगा, रेडियोलैरियन, डाइटम और लाल मृत्तिका भी ऐड कर लीजिएगा इसमें, मतलब ये चारों और प्लस लाल मृत्तिका, क्योंकि लाल मृत्तिका भी 2700 फैदम की गहराई पर पाई जाती है, उससे ऊपर नहीं पाई जाएगी, उससे पहले नहीं पाई जाएगी। समझ में आ गया। तो ये कुछ वर्गीकरण था और ज्वालामुखी निक्षेपों के बारे में था। थोड़ा सा डाटा इसमें ज्यादा हो गया है, आपको याद करना पड़ेगा, आंकड़े तो याद करने ही पड़ेंगे इसमें। बाकी जो समझने वाली चीज है वो मैंने डायग्राम के माध्यम से, माइंड मैप के माध्यम से आपको समझा दिया है कि कैसे क्या है, कौन कौन सा क्या होता है। इस वीडियो को एक बार और आप देख लीजिएगा कंटिन्यू, तो सारा जो है कि आपका जितना भी दिक्कत है वो सब सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है, तो उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। समझ में आई हैं, चैनल पर पहली बार हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और हमसे जुड़ने के लिए, आपका कोई भी डाउट हो उसको क्लियर करने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जरूर जुड़िए, मैं वहाँ सबका उत्तर देता हूँ। ठीक है।